Assalamu alaikum. In this video, we will discuss about otorhinolaryngology guidelines or ENT guidelines. ENT stands for ear, nose and throat. ये एक सब्जेक्ट है जो कि मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 4th ईयर में पढ़ाया जाता है। इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बुक्स इसके लिए हमें कौन सी चाहिए और हम इसको प्रिपेयर कैसे करना है, सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या है। 200 मार्क्स का आपके पास पेपर है, जिसमें से रिटन 90 मार्क्स का है और ऑस्पी वाइवा 90 मार्क्स का, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें 10 मार्क्स आपके रिटन के अंदर काउंट होते हैं और 10 मार्क्स आपके ऑस्पी वाइवा में काउंट होते हैं। रिटन में आपको किस तरह मार्क्स डिवाइड हुए हैं, 45 मार्क्स हैं आपके एमसीक्यूज़ के, 45 एमसीक्यूज़ हैं और इनके 45 ही मार्क्स हैं, मतलब एक एमसीक्यू का एक नंबर। और इसके बाद 9 एससीक्यूज़ हैं, हर एससीक्यू 5 मार्क्स का है और इस तरह 45 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें बुक्स कौन सी चाहिए। बुक्स जो हैं इसके लिए एक तो ढिंगरा है, इसका लेटेस्ट एडिशन जो भी आपके पास होगा, अभी फ़िलहाल तो 8th एडिशन लेटेस्ट चल रहा है, तो देख लें। एक ढिंगरा है, मैंने ढिंगरा से प्रिपेयर किया था, बहुत अच्छी किताब है। ये वो किताब है जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी लोग पढ़ते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी पढ़ते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमें सारी डिटेल्स नहीं करनी होती, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सारा कुछ करना होता है। उसके बाद कुछ लोग फ़हीम अवान एक किताब है, उसको भी रिकमेंड करते हैं। ये एक शॉर्ट बुक है, अच्छी बुक है, तो लेकिन मेरा इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। कुछ लोग करते हैं तो कहते हैं कि अच्छी किताब है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक किताब देखी जा सकती है। तो मतलब ये है कि ख़ास तौर पे अंडर ग्रेजुएट लेवल की किताब ही है, तो शॉर्ट करके लिखी हुई है। तो मुझे तो ढिंगरा पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने वही पढ़ी थी। उसके बाद पास्ट पेपर्स के लिए मैं आपको बता दूं अगेन कि इसके लिए भी आपने टॉपिकल पास्ट पेपर्स करने हैं। तो सॉल्व टॉपिकल पास्ट पेपर डॉक्टर अलीरज़ा चौधरी के आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया एक ब्रीफ सा ओवरव्यू। अब इसको हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है। यहाँ आप देख लें, नेज़ल पॉलिप एक आपको चैप्टर मिलेगा, उसके अंदर से 2 MCQs हैं। ओरल कैविटी में से 2 MCQs हैं, नेज़ल सेप्टम में से 2 MCQs हैं, 3 MCQs हैं। ये सारे आपको MCQs यहाँ पे शो हो रहे हैं। ऑटोस्क्लेरोसिस। अब इससे पहले मैं ना आपको एक और चीज़ बता दूं कि ENT में से ना ENT, E फॉर एयर, N फॉर नोज़, T फॉर थ्रोट। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एयर में से भी आपका 15 MCQs हैं आपके, 15 MCQs और 3 SCQs। ठीक है, आपने एयर प्रिपेयर कर लिया है तो आपके 30 मार्क्स रेडी हो गए हैं। नोज़ में भी सेम इसी तरह 15 MCQs और 3 SCQs। एयर नोज़ कर लिए आपके 60 मार्क्स रेडी हो गए हैं। थ्रोट भी इसी तरह 15 MCQs और 3 SCQs। थ्रोट भी आपने कर लिया तो 90 मार्क्स आपके रेडी हो गए। ये इसका बहुत अच्छा तरतीब इन्होंने बनाई हुई है कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट रह गया, तो 2 टॉपिक्स अच्छी तरह कर ले, तीसरे टॉपिक्स के पास पेपर्स कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एज है इसमें। नोज़ इजी है, एयर भी इजी है लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल है। थ्रोट के साथ ओरल कैविटी भी आ जाती है। ये भी अगर स्कीम लगा के किया जाए तो आसानी से हो जाता है। अब बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत ना ENT में स्कीम थोड़ी ज़्यादा चलती है, जैसे स्पेशल पैथोलॉजी और आई की निस्बत ENT में, क्योंकि इसकी किताब जो मैंने आपको ढिंगरा बताई है ये काफ़ी लेंथी किताब है,
तो इसमें आपको तरीके से चलना पड़ेगा। अगर तरीके से नहीं चलेंगे तो पूरा साल फिर सिर्फ आप ENT ही कर सकते हैं। तो अब 3 MCQs मैंने आपको बता दिया। MCQs भी इसी तरह ये सारा आप टॉपिक वाइज देख लें, कौन सा टॉपिक नोज़ में है, कौन सा एयर में है, कौन सा थ्रोट में है। तो SCQ की तैयारी करते हैं तो MCQ ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। इसमें एपिस्टैक्सिस नोज़ का टॉपिक है, नेज़ल सेप्टम नोज़ है, स्ट्राइडर ये जो है थ्रोट में आ जाता है, और लेरेंक्स, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। डेफनेस एयर में है, मिडल एयर और ये एयर कैनाल, ठीक है। स्ट्राइडर और ओरोफेरेंक्स जो है, ओरोफेरेंक्स हाँ ये आप देख लें, ओरोफेरेंक्स जो है अलग से एक टॉपिक आ जाता है। मतलब ये फेरेंक्स जो है ना, ओरल कैविटी के साथ नोज़ एंड पैरानेज़ल साइनसिस, ओरल कैविटी, फेरेंक्स। अच्छा, ओरोफेरेंक्स जो है ना, इसका SCQ बाज़ औक़ात नोज़ वाले के साथ ऐड हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। वरना ये कि ओरल कैविटी, थ्रोट वगैरह जो है उसमें आमतौर पे इसका SCQ आता होता है। तो ये सारे आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि इसको तैयार कैसे करना है, तैयार वही वाली स्कीम आपने लगानी है कि सबसे पहले आपने YouTube से कोई वीडियो देख लेनी है। YouTube, इसमें मैं फिर बताऊंगा, मुझे MBBS लेक्चर अच्छे लगे तो वो मैंने देखे थे। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, या कोई भी आपको लेक्चर, कॉलेज के लेक्चर्स अच्छे हैं, कंसेप्ट आपका बन गया है तो लेक्चर्स आपने देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, बुक रीड करनी है। बुक रीड करने से पहले एक और काम आपने इसमें करना है, टॉपिकल पास्ट पेपर से देख के मार्किंग करनी है। टॉपिकल पास्ट पेपर देख के मार्किंग की, उसके बाद आपने रीड करनी है बुक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा होता है तो आपने साथ साथ ही हाईलाइट करते जाना है। और उसके बाद फिर एंड में फिर अगेन रिवीजन। तो इसका सारा कुछ आपको जो है ना टॉपिकल पास पेपर सॉल्व आपको मिल जाते हैं। डॉक्टर अली रज़ा चौधरी के सॉल्व टॉपिकल पास पेपर की PDF चल रहे होते हैं, तो वो आप प्रिंट करवा लें, वो आपको मिल जाते हैं। तो बहुत आसानी से आपका ENT प्रिपेयर हो सकता है। अब यह है कि कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से नहीं करने। टॉपिक्स तो आपने इसी तरह डिसाइड करना है कि जिसमें से ज़्यादा SCQs पास में आए हैं वो टॉपिकल पास पेपर देख के आप उसको निशान लगाते हैं कि वो चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बताने लगूँगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए है कि अपनी मदद आपके तहत आप ये सारा काम कर सकते हैं। सबसे पहले एयर के अंदर आ जाते हैं। मेरे पास जो है 7th एडिशन है ढिंगरा का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो 7 चैप्टर्स हैं 1 to 7, ये चैप्टर्स आपने जस्ट जो है ना कंसेप्ट्स के लिए, अभी कंसेप्ट्स के लिए हैं। रीड करना चाहें कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आप कर लें। बाकी ये है कि जस्ट आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं, और OSPI के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी SCQs बहुत रेयरली यहाँ से आता है। तो ये पहले 4 से 7 चैप्टर जो हैं एनाटॉमी ऑफ एयर से लेकर डिसऑर्डर्स ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम तक। उसके बाद आ जाए 8th चैप्टर। 8th आपने करना है, इम्पॉर्टेंट है, SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs भी आते हैं। उसके बाद 9th चैप्टर फिर आपका थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है कि आप करना चाहें। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आपने करना है, चैप्टर 11 करना है, चैप्टर 12 करना है, चैप्टर 13 करना है, चैप्टर 14 भी करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 15 करना है आपने, चैप्टर नंबर 16 जो है कुछ चैप्टर हैं वो सिलेक्टिव करने हैं, वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 17 आपने पूरा करना है, और 17 भी आपने सिलेक्टिव करना है, सॉरी। इसको आपने पूरे जो करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर सिलेक्टिव की तरफ आ जाएंगे।
और चैप्टर नंबर 18 आपने कर लेना है। बाकी जो है चैप्टर 20, 21, 22 ही करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो सिलेक्टिव करने हैं उसमें से चैप्टर नंबर 5, ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। सेलेक्टिव सेलेक्टिव चैप्टर में से क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 करना है। और उसके अलावा चैप्टर नंबर 12 करना है। 12 मैंने आपको कंप्लीट में भी बता दिया, कंप्लीट कर लें तो ठीक, वरना सेलेक्टिव भी कर सकते हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 16 सिलेक्टिव करना है। सिलेक्टिव इसमें कुछ टॉपिक्स करने हैं पास पेपर्स के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 17 ये भी आपने सिलेक्टिव करना है। ये हो गया एयर का पूरा। और इसको आपने चलना किस तरह है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि पास पेपर्स देख के जो चीज़ पूछी हुई है तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। एंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, तो वो लाजमी आपने देखना है। उसके बाद आ जाएँ नोज़ के ऊपर। नोज़ में आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। नोज़ एक आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिलती है। नोज़ में आपने सबसे पहले देख लेना है अनाटमी ऑफ नोज़, फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ जो है ना, ये आपने कंसेप्ट के लिए करना है। और उसके बाद जो चैप्टर्स आपने पूरे सिलेक्टिव करने हैं वो मैं आपको यहाँ पहले सिलेक्टिव लिख देता हूँ। सिलेक्टिव वाले चैप्टर और यहाँ पे कंप्लीट। सिलेक्टिव जो है, सिलेक्टिव में आपने चैप्टर नंबर 25 नाम भी बता देता हूँ चैप्टर का, डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़ एंड नेज़ल वेस्टिब्यूल। सबसे पहले आपने ये सिलेक्टिव कर लेना है। उसके बाद जो चैप्टर आपने पूरे करने हैं सिलेक्टिव में, आप इससे पहले आप चैप्टर नंबर 24 भी कर लें, कंसेप्ट के लिए अच्छा है। कभी कभार इसमें से एक आध दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। कंप्लीट में से आपको मैं बता दूं चैप्टर नंबर 26 है नेज़ल सेप्टम और उसकी डिजीज़। 27 और उसके बाद 28 जो है ये आपने सेलेक्टिव करना है। उसके बाद 29 आपने कंप्लीट करना है। 30 जो है ये भी आपने सेलेक्टिव करना है, एलर्जिक राइनाइटिस वाला। 31 ये भी आपने सेलेक्टिव करना है, वेजोमोटर एंड अदर फॉर्म ऑफ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। उसके बाद 32 नेज़ल पॉलिप इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और नेक्स्ट आप आ जाएं एपिस्टेक्सिस वाला, बहुत इम्पॉर्टेंट है 33। और ट्रॉमा टू द फेस ये भी आपने सिलेक्टिव करना है। और नेक्स्ट आ जाएं ट्रॉमा के बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैरानेज़ल साइनसिस, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसको कंसेप्ट के लिए कर सकते हैं। एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस ये भी आपने सिलेक्टिव करना है, चैप्टर नंबर 36। और क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस ये भी सिलेक्टिव करना है 37। 38 कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपने करना है। और चैप्टर नंबर 39 ये भी आपने सेलेक्टिव करना है। कौन सा वाला वाला, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स ऑफ नेज़ल कैविटी। तो उसके बाद प्रोप्टोसिस और ये 40 चैप्टर जो है नियोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर पास्ट में कोई क्वेश्चन देख लें नज़र आ जाते हैं तो आपने ये कर लेने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम थ्रोट पर।
ये थ्रोट के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, थ्रोट में से कुछ कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो थ्रोट बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव इसमें से करने वाली चीज़ें हैं। तो ढिंगरा बहुत लेंथी लिखी हुई है, तो आपने इसको ना तरीके से करना है। कुछ चीज़ों की सिर्फ आपको हेडिंग्स करनी पड़ेंगी, और कुछ जो आपसे पूछा हुआ ना पास में सिर्फ आपने वो करना है। कुछ चीज़ों की सिर्फ आपने हेडिंग्स याद रखनी है, और कुछ चीज़ों को आपने कंसेप्ट याद रखना है सिर्फ, और कुछ चीज़ों को आपने पूरा याद करना है। तो ये है कि अब ओरल कैविटी और थ्रोट जो है, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी एंड थ्रोट। इसमें से जो टॉपिक सिलेक्टिव करने हैं ये सिलेक्टिव लिख दिया है, और जो कंप्लीट करने हैं कंप्लीट आपको। अनाटमी ऑफ ओरल कैविटी, कॉमन डिसऑर्डर्स। अनाटमी तो सारों को पता ही होती है, वैसे कंसेप्ट के लिए आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सिलेक्टिव में चैप्टर नंबर 43, कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ ओरल कैविटी, ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैविटी। और उसके बाद आपने जो करना है चैप्टर नंबर 48 करना है, इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। और 49 इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ट्यूमर्स ऑफ नेजोफेरेंस, नेजोफेरेंजियल फाइब्रोमा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कुछ चीज़ें आपने कर लेनी है, सारा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 51 और 52। उसके बाद चैप्टर नंबर 54 में से ना आपने फेरेंजियल पाउच करनी है, इम्पोर्टेंट है। फेरेंजियल पाउच। उसके बाद चैप्टर नंबर 58 का आपने करना है एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस ऑफ लेरेंक्स। तो ये आपके पास 58 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपने कर लेना है इम्पोर्टेंट चैप्टर 61, वोकल नोड्यूल वाला। 61 है बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ लेरेंक्स। बिनाइन ट्यूमर ऑफ लेरेंक्स जो है ये इस चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 62, कैंसर ऑफ लेरेंक्स, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 64, ट्रैकियोस्टमी वाला, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ऑस्पी वाइवा और इसके अलावा रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद आ जाएं आगे, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं बचती। उसके बाद कुछ चैप्टर्स जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये है कि चैप्टर नंबर 87 SMR, ये असल में ऑपरेटिव टेक्निक्स हैं ना, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 87 और उसके बाद चैप्टर नंबर 88 सेप्टोप्लास्टी का है। चैप्टर नंबर 87 SMR का है। और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ नहीं है। बस ये आपने ये 2 चैप्टर्स भी देख लेने हैं। बाकी 5 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ हमने करनी है या नहीं करनी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ फिर बता दूँ कि यहाँ पे ना अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपने मैनेजमेंट लिखें। पहले डायग्नोसिस करना होता है, डायग्नोसिस के बाद आपसे पूछा जाता है इसका कॉजेज़ क्या हैं। उसके बाद सेकंड या थर्ड पार्ट में पूछा हुआ गया होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ट्रीटमेंट लिखाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमें नंबर नहीं मिले। खाली ट्रीटमेंट लिखने के कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अब मैनेजमेंट में क्या कुछ होता है, अगर कोई उसकी रेलिवेंट कोई हिस्ट्री पॉइंट है, कोई इम्पोर्टेंट है,
तो आप वो पूछ सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या पूछना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन लिखनी है। इन्वेस्टिगेशन टेस्ट वगैरह कोई हैं, एक्सरे है, सीबीसी है, जो भी कोई टेस्ट जिस तरह डीएनएस होता है उसके लिए एक्सरे करवाते होते हैं, तो आपने इन्वेस्टिगेशन लिख ली। इन्वेस्टिगेशन एमआरआई, बायोप्सी, जो भी आपको वहाँ पे उस क्वेश्चन की रेलिवेंट आपको मिलती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लिखनी है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में उसको ये बताना होता है, पेशेंट को कंसल्ट करना होता है, अच्छा आपने इन चीज़ों से एहतियात करना है, तो ये ऐसे ऐसे करेंगे तो आपकी ये बीमारी ठीक हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप उसको ड्रग्स वगैरह बता सकते हैं, और फिर एंड में आ जाता है सर्जिकल। ये 5 हेडिंग्स के अंदर अंदर अगर आप क्वेश्चन बताएंगे, उसका आंसर लिखेंगे मैनेजमेंट वाले पोर्शन का, तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया सारा ईएनटी की गाइडलाइंस। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई तो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसको आप खुद भी इसको फॉलो करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।